यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर द केस ऑफ अराइल केस, अराइल बेंजीन की बात कर रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सपोज हमारे पास बेंजीन है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर Cl है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, राइट, मान लीजिए हमने यहाँ पर NaOH का इस्तेमाल किया, ठीक है, और इसके साथ अगर रिएक्शन कराना चाह रहे हैं और कुछ टेम्परेचर सपोज, अच्छा अभी टेम्परेचर की हम बात नहीं करेंगे, अभी नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो चीज़ देखिए। एक क्वेश्चन है, खास करके ये बोर्ड के लिए क्वेश्चन आता है, कहता है कि इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज़ वेरी लेस फॉर द केस ऑफ अराइल कंडीशंस। मतलब ये जब हेलोएरिन्स, इन केस ऑफ हेलोएरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज वेरी लेस। क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ क्या मतलब है। और ज़्यादातर आपको बोर्ड एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। कहता है, क्वेश्चन है, इन केस ऑफ हेलोएरिन्स न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction, in case of haloarenes nucleophilic substitution reaction is very less reactive, ठीक है। कहता है कि इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोएरिन्स जो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन जो होता है हेलोएरिन के केस में, वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। लेस रिएक्टिव होता है मतलब क्या होना कि एक्स का जो सब्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पर क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम कि यहाँ से अगर हमें क्या बनाना हो, Cl है और यहाँ पर हमने NaOH का इस्तेमाल किया, NaOH, ठीक है ना, NaOH का इस्तेमाल किया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमें यहाँ जाने के लिए ये पॉसिबल नहीं है, ये आसानी से पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है लेकिन किस कंडीशन में होगा वो हम देखेंगे आगे, ठीक है ना। ये हमें आसानी से देखिए, यहाँ से Na+ मिलेगा, OH- मिलेगा, तो आप क्या दिमाग में लगा रहे होंगे, Na+ है और OH- है, फटाक से Cl को हटाएंगे और OH को वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमें अब अल्कोहल मिल जाएगा, मतलब फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें आसानी से मिलने वाला नहीं है, राइट ना। तो ये आसानी से इसलिए नहीं मिलने वाला है, और क्या क्या कारण है उसको पहले देखते हैं। तो सबसे पहले कारण क्या होगा, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, तो क्वेश्चन लिख लिया होगा तो मैं इसका आंसर मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए इसका कारण क्या है, सबसे पहला कारण क्या है, देखिए सबसे पहला कारण ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही आपका इंपॉर्टेंट आंसर है। तो सबसे पहला कारण क्या है कि ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज़, Cl के पास लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, ठीक है। लोन पेयर की वजह से यहाँ पर रेजोनेंस होगा, और तो पहला कारण रेजोनेंस होगा तो आपको डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएंगे, C और Cl के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड आपको तोड़ना आसान नहीं होगा, ठीक है। ड्यू टू रेजोनेंस क्या होगा कि डबल बॉन्ड विल अपेयर बिटवीन C एंड Cl, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू रेजोनेंस, मतलब यहाँ पर होगा पहला ड्यू टू रेजोनेंस, पहला ड्यू टू रेजोनेंस द डबल बॉन्ड will appear between what, between Cl and C, समझ आई बातें। मतलब ये Cl और C के बीच में क्या दिखेगा आपको, डबल बॉन्ड अपीयर होगा। दूसरा कारण क्या होगा, दूसरा कारण आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि अब देखिए इस कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन, sp2 है, ठीक है। इस कार्बन का sp2 है। अगर मैं एग्जांपल के रूप में यहाँ पर ऐसा लूँ, सपोज दैट मैं ऐसा लेता हूँ, ठीक है, ऐसा मैं लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, इस कार्बन का क्या है, sp3 है, इस कार्बन का sp3 है और इस कार्बन का sp2 है।
अब एक बात बताइए हमको कि कोई sp2 है और कोई sp3 है, तो sp2 कार्बन का को ब्रेक करना आसान है या फिर sp2 और sp3, sp3 में जो कार्बन है वो आपको ज़्यादा आसान है ब्रेक करना या फिर sp2 कार्बन को ज़्यादा आसान है? ऑब्वियसली sp3 को करना आसान है। रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको पता है कि जो sp2 है, sp2 मतलब s कैरेक्टर ज़्यादा है, और जब s कैरेक्टर ज़्यादा है इसका मतलब ये कार्बन यहाँ पर क्या है, sp2 कार्बन है, ठीक है। ये sp2 है, इसका मतलब ये कार्बन इस क्लोरीन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, इसलिए Cl को जाने ये नहीं देगा। समझ आ रही बात? जब Cl को जाने नहीं देगा तो और Cl जब जाएगा तो OH कहाँ से आएगा? इसका मतलब क्या हुआ, कारण हुआ कि इसके पास S कैरेक्टर कितना है, 33% S कैरेक्टर हुआ, और इसके पास क्या 25% S कैरेक्टर हुआ। तो S कैरेक्टर जिसके पास जितना ज़्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन का क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इस Cl को यहाँ से एलिमिनेट होने नहीं देगा, मतलब यहाँ से जाने नहीं देगा, ठीक है, कंपैरिजन टू दिस वंस। तो एक हाइब्रिडाइजेशन भी एक वजह हो गया। तीसरा वजह क्या हो गया हमारा तीसरा वजह हो सकता है हमारा क्या, रिपल्सन हो सकता है। क्या होगा, रिपल्सन। ठीक है, तीसरा वजह हमारा रिपल्सन होगा। कौन सा रिपल्सन, देखिए यहाँ पर खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, Cl क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, Cl न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ से आने वाला ग्रुप क्या है, ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है। जब न्यूक्लियोफाइल Cl को हटाने जाएगा तो उसके पास भी तो लोन पेयर है, उसके पास लोन पेयर और इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव और लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये आसानी से वहाँ भी Cl आप इजीली रिप्लेस नहीं हो सकता OH के द्वारा, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन एक वजह होगा। चौथा कारण क्या होगा, चौथा कारण क्या होगा कि अगर मान लीजिए Cl को मैं हटाता हूँ यहाँ से, तो Cl को जब हटाओगे आप, तो Cl के हटाने के बाद क्या आएगा, वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। Cl को आप जैसे ही हटाओगे तो Cl हटाने के बाद क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, वो ये आपका फिनाइल केटाइन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, फिनाइल केटाइन अनस्टेबल, फिनाइल केटाइन अनस्टेबल। क्या होगा, फिनाइल केटाइन अनस्टेबल हो जाएगा। फिनाइल केटाइन अनस्टेबल क्यों हो रहा है, ड्यू टू व्हाट रीजंस, ड्यू टू डबल बॉन्डेड कार्बन पर। देखिए Cl को जब आप हटाओगे, Cl को हटाओगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कहीं से यहाँ से Cl हटाए तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, लाइक दिस वन ये। और आपको क्या मालूम है कि जब कभी भी बेंजीन नहीं कहेंगे, जब कभी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका डबल बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। जब हाईली अनस्टेबल होगा तो आने वाला कल जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, और वो भी हमारा ऑब्वियसली अनस्टेबल ही होगा। तो इसलिए हमें क्या होगा कि हमें ऐसा नहीं करना है, तो ऐसा नहीं करोगे तो इसलिए हमें Cl यहाँ पर नहीं हटेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, Cl नहीं हट सकता है। तो हमें कितने वजह मिले, हमें 4 वजह मिला। 4 वजह क्या मिला, पहला रेजोनेंस मिला, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, तो वो हमें आसानी से नहीं मिलने वाला है, मतलब Cl वहाँ से नहीं हटेगा। दूसरा कारण क्या हुआ, दूसरा कारण हमारा हाइब्रिडाइजेशन हुआ। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या कि sp यहाँ बेंजीन के जो इस केस में क्या दिख रहा है आपको, sp2 कार्बन दिख रहा है, ठीक है ना। sp2 कार्बन दिख रहा है, और sp2 कार्बन क्या आता है, आपको s कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से क्या करता है, Cl को अपनी ओर अट्रैक्ट किया रहता है। Cl मतलब s कैरेक्टर ज़्यादा हुआ, इसका मतलब क्या कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा, इसका मतलब यहाँ पे वो Cl को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रखेगा और वो जाने नहीं देगा, राइट। सेकेंड यहाँ पर देखिए sp3 है, sp3 25% वाली है, तो 25% वाली है, तो इसका मतलब क्या कि इसलिए आप तोड़ सकते हैं उसको, क्योंकि s कैरेक्टर कम है इसके पास में, s कैरेक्टर कम है तो वो Cl खुद ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो अपनी ओर खींचेगा, फटाक से तोड़ देगा इसको। तीसरा है रिपल्सन है। रिपल्सन मतलब न्यूक्लियोफाइल, ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव है, और Cl के पास क्या है आपका, Cl के पास क्या आपके पास में यहाँ पर अपने पास में इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने की वजह से आपका ये भी आसानी से हम नहीं कर सकते, रिपेल करने की वजह से आप Cl को आप हटाने चाह रहे थे पर वो हटेगा नहीं। रीज़न क्या है, खुद ये आपको रिपल्सन करके दूर कर देगा, तो आपको पास नहीं आने देगा। सेकेंड थिंग क्या है, फिनाइल केटाइन अनस्टेबल। अगर मान लीजिए आपने Cl को हटाया, ठीक है ना, Cl को अगर आप हटाते हो तो Cl को हटाने के बाद क्या होगा, आपको पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसका मतलब कहीं ना कहीं लोचा हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, फिनाइल केटाइन ही हमारा क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो तमाम बातों को
ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें देखिए, हमें फिनॉल तो बनाना होगा। फिनॉल हमें क्योंकि सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहले ही आप लिखे हुए हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन इनमें से तो चारों कंडीशन में तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, तो फिर ये कैसे सब्स्टिट्यूशन आप बोल रहे हैं? तो बिल्कुल बोल रहे हैं हमें, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि इनका भी कोई सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो हम देखेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है इसका वो देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे देखेंगे कि मान लीजिए NaOH हमारे पास में, और क्या करेंगे, हमने टेम्परेचर लगभग मान लीजिए 463 या 465 के आसपास टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है, और 300 ATM प्रेशर ले लेंगे, तो ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। मतलब कोई तो सॉल्यूशन होगा, इसका अल्टीमेट तो कुछ होगा। तो इसका हमारे पास में क्या है, इसका अल्टीमेट यही हमारा कि ये हमें इसको हटाना पड़ता है। दूसरा मतलब यहाँ से हमें टेम्परेचर और प्रेशर, सही टेम्परेचर सही प्रेशर पर डालने पर क्या हो जाएगा हमारा, वो क्या होगा, वो Cl ईजिली हट जाएगा और हमें फिनॉल मिल जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो तो देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें इसका सॉल्यूशन, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, न्यूक्लियोफाइल को आप इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन है टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए और प्रेशर को भी बढ़ा दीजिए। तो कितना बढ़ा दीजिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर हम Cl है, बेंजीन लगा दीजिए। यहाँ पर क्या करते हैं, NaOH ले लीजिए। NaOH लेने के बाद हम क्या करेंगे, लगभग हमने 300 ATM प्रेशर ले लेते हैं, ठीक है, ATM एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ओके। और लगभग 600 के आसपास हम 600 या ऑलमोस्ट आपको, हाँ 644 केल्विन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इतनी केल्विन पर अगर टेम्परेचर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, राउंड फिगर में बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को खुद नहीं पता है, तो राउंड फिगर में लगभग इतना के आसपास आता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जितना टेम्परेचर देते हैं तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और एलिमिनेट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपको आसानी से OH मिल जाएगा इधर, ठीक है, अल्कोहल मिल जाएगा। अगर आपको क्या करना है कि और ज़्यादा आपको क्या करना है कि रिएक्शन रेट को बढ़ाना है, तो रिएक्शन रेट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम NO2 का कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर Cl है और यहाँ पर मान लीजिए NO2 को हमने जोड़ दिया, या यहाँ छोड़ के पहले यहाँ पर जोड़िए, ठीक है, यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आपका NO2 लगा, NaOH, और ये 300 टेम्परेचर तो है ही, यहाँ पर केल्विन, ये हमारा लगभग 400 के आसपास आ जाएगा, 440 या फिर मान लीजिए कुछ केल्विन। तो ये क्या है, टेम्परेचर सीधा डाउन हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर आपका डाउन हो जाएगा ड्यू टू NO2 की वजह से। तो जब नाइट्रोजन NO2 की वजह से आपको क्या होगा, टेम्परेचर, मतलब सिंपली आप मान लीजिए कि जितना टेम्परेचर यहाँ पर आपने लिया उसका टेम्परेचर सीधा डाउन हो जाएगा, ठीक है, 440 के आसपास, या फिर उससे भी लेस चला जाएगा, ये भी हो सकता है। तो यहाँ से जैसे टेम्परेचर आपने दिया यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, रिएक्शन रेट बढ़ेगा और यहाँ पर NO2 आ जाएगी आपका ये, ठीक है। तो और अगर मान लीजिए NO2 आपने यहाँ फिर लगा दिया NO2, तो और आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर और ज़्यादा घट जाएगा। Cl यहाँ पर डाल दिया हमने NaOH, और तो आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों घट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधा Cl NO2, यहाँ पर NO2 लगाया था आपने, यहाँ पर भी मान लीजिए NO2 जोड़ दिया आपने, तो और ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जितना था और ज़्यादा टेम्परेचर घट जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर मान लीजिए 400 था, तो 4 मान लीजिए यहाँ लगभग 375 के आसपास आ गया, सपोज दैट, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये लगभग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर क्या होगा, जितना ज़्यादा आप NO2 को कनेक्ट करेंगे उतना जल्दी आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर घटता चला जाएगा। प्रेशर भी लगभग घटता है, लेकिन प्रेशर उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन टेम्परेचर आपको ऑलमोस्ट घट जाता है, ठीक है।
तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो आपको इजीली आपको हट नहीं रहा था, तो उसके लिए सॉल्यूशन का उसके लिए हमें उसका क्या सॉल्यूशन है, तो उसके लिए सॉल्यूशन हम मेरा यहाँ पर ये है। टेम्परेचर लगभग हमने क्या कर दिया, 300 रेडियम प्रेशर ले लिया हमने, और लगभग अराउंड में 600 टू 6040, ठीक है, 664 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, तो और ये इसको आसानी से उसको हटा देगा, ठीक है। तो इसका ये हमारा क्या है, ये हमारा है सॉल्यूशन, ठीक है। वो पहले जो नहीं हट रहा था वो चार कारण का हमारा सॉल्यूशन ये हमारा है कि हम टेम्परेचर और प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे तो हमें Cl इजीली वहाँ से करेगा एलिमिनेट हो जाएगा और हमें फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो हमारा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा रिएक्शन था हमारा क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। तो ये भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। तो इसके अंदर हम कौन कौन से रिएक्शन पढ़ते हैं, तो पहले ये देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके अंदर हेलोजिनेशन, राइट। सेकेंड देखते हैं हम लोग नाइट्रेशन, थर्ड देखते हैं हम लोग सल्फोनेशन, ओके। एंड फोर्थ देखते हैं हम लोग फ्रेडल-क्राफ्ट अरे यार फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में दो पार्ट होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको। सबसे पहला रिएक्शन होगा ए में होगा फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन वाला पार्ट होगा, ठीक है। दूसरा रिएक्शन होगा हमारा एसाइलेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेलोजिनेशन से, फिर हम नाइट्रेशन की बात करेंगे, फिर सल्फोनेशन, फिर फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशंस, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेलोजिनेशन से। देखिए, चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं ये जो रिएक्शन किसका पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ हेलो एरेंस का। तो सबसे पहले हेलो एरेंस के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शंस, इसके रेजोनेंस के कैरेक्टर क्या है पहले, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो जब पढ़ रहे हैं तो हम ये देख लेते हैं कि रेजोनेंस की वजह से इसका क्या अपीयरेंस हो रहा है, या फिर कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और किसकी वजह से अटैक होगा। तो ये बातें थोड़ा हम कर लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद चूँकि इलेक्ट्रोफाइल जब हमारे पास आ चुका है, तो अटैक किसके अकॉर्डिंग होने वाला ये तो जानना ज़रूरी है, या फिर कहाँ पर वो अटैक करेगा, इसकी जानकारी हमें कौन देगा, इसकी जानकारी हमें देगा खुद। जब रेजोनेटिंग पार्ट हमारा बनेगा तो वो हमें खुद पता चल जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, इलेक्ट्रोफाइल मतलब नेगेटिव पार्ट कम होगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है कि इसके पास डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, कहाँ पर कम होगा, जस्ट लेट मी फिनिश, देन आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। देखिए, ये हमारा क्या हो गया, हेलो एरेंस हो गया, राइट।
दिस वन इज हेलो एरेंस, राइट। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर यहाँ लोन पेयर है, ठीक है, इसके पास 3 लोन पेयर होता है। अब इस लोन पेयर की वजह से क्या होगा, ये हमारा रिपल्सन करेगा किधर, इधर की ओर। देखिए बॉन्ड टू एटम और एटम टू बॉन्ड, ठीक है, ये लोन पेयर इधर आ जाएगा और ये इधर की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देखिए तो यहाँ माइनस आ गया, डबल बॉन्ड पहले से था, और एक्स पर डबल बॉन्ड आ गया और इधर को प्लस आ गया। कोई डाउट नहीं है। रेजोनेंस में हमने ऑलरेडी बता रखा है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो अगर दिक्कत हो रही है तो आपको रेजोनेंस या मेजोमेरिक, रेजोनेंस और मेजोमेरिक दोनों में हमने बताया था रेजोनेंस के बारे में, तो आप जाके देख सकते हैं, रेजोनेंस में भी जा सकते हैं, मेजोमेरिक से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर प्रॉब्लम हो रही है रेजोनेंस करने में, तो उसके बाद देखिए यहाँ से क्या होगा, ये निगेटिव पार्ट की वजह से, ये निगेटिव की वजह से ये डबल बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट करेगा, मतलब ये यहाँ आएगा, ठीक है। ये हमारा इस तरह से बन जाएगा, क्या बन गया, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हमारा डबल बॉन्ड इधर आ गया, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज। नाउ इसकी वजह से ये डबल बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट होगा, ये इधर की ओर आ जाएगा, तो क्या बन गया, नेगेटिव बन गया इधर, और डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इधर बन गया, और ये हमारा एक्स पर पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर की ओर आएगा और ये इधर की ओर जाएगा। ओके, तो अब देखिए तो कितने स्ट्रक्चर मिले आपको, 1 2 3 4 5, लेकिन आपको रेजोनेटिंग हाइब्रिड देखिए क्या है उसका, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ओके, रेजोनेटिंग हाइब्रिड में क्या मिल रहा है आपको, देखिए तो ये आपको डबल बॉन्ड रोटेट कर रहा है। क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए है, यहाँ पर है, लेकिन क्या है, यहाँ पर नहीं है, देखिए है, मतलब क्या देख रहे हैं आप, डबल बॉन्ड रोटेट कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा होगा। जब डबल बॉन्ड रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा एक्स पर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है, देख सकते हैं आप यहाँ डेल्टा पॉजिटिव सब जगह है, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का साइन आ जाएगा। नेगेटिव पार्ट कहाँ है, हमें ये देखना था। इस रेजोनेंस करने का मेन मकसद जो मेरा था, वो मेरा मेन मकसद था नेगेटिव पार्ट को ढूंढना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूट होना है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना है इस पर, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वहाँ होगा जहाँ पर नेगेटिव होगा। तो हमें ये जो पार्ट हमने किया 5 मेंबर्स को बनाया, इसके पीछे सिर्फ मेरा एक ही लॉजिक है कि हमें ये जानना है कि नेगेटिव पार्ट कहाँ आ रहा है, ठीक है ना। तो नेगेटिव पार्ट देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला हमारा ऑर्थो पार्ट पर है, ऑर्थो पार्ट पर देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और पारा पार्ट पर नेगेटिव है। एंड नाउ अगेन चेक दिस वन, ये देखिए यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है यहाँ पर या फिर यहाँ पर, ठीक है। तो इन तीनों पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। ओके, तो मैं पहले इसका स्पेशलाइजेशन, इसका एक जनरल में कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद आप अटैक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है कि बेंजीन पर कौन सा ग्रुप है, ये भी तो आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि जब आप रेजोनेंस कर रहे होते हैं तो उस समय आपको ये जानना ज़रूरी होता है वो कौन सा ग्रुप है। अगर प्लस एम ग्रुप है तो देखिए बेंजीन पर अगर कोई प्लस एम ग्रुप है तो वो क्या करेगा, रिंग को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक्स ग्रुप जो होता है ये प्लस एम ग्रुप होता है, ठीक है। प्लस एम ग्रुप क्या होता है, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट। ये आपको हम क्लास 11th के चैप्टर में, क्लास 11th में हमने ऑलरेडी जीओसी में बता रखा है मेजोमेरिक इफेक्ट में। तो मेजोमेरिक इफेक्ट आपको दिक्कत है तो प्लीज़ गो थ्रू द मेजोमेरिक इफेक्ट, विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले देखिए ये मेजोमेरिक इफेक्ट है। तो मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, प्लस एम और माइनस एम दोनों होता है। और प्लस एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यदि रिंग को दे रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिंग को प्रोवाइड करेगा, दैट थिंग्स इज नोन एज प्लस एम ग्रुप एंड इज आल्सो नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टरिंग ग्रुप। व्हाई आई एम टेलिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टरिंग ग्रुप, देयर इज अ रीजन, सी दिस। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस एम ग्रुप क्या हो गया, इसको हमने बोला ऑर्थो पैरा डायरेक्टरिंग ग्रुप। मीन्स कि ये क्या हो गया कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज का अपीयरेंस होगा। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का अपीयरेंस होगा। यू कैन सी दिस, यहाँ पर प्लस एम है, ठीक है। प्लस एम के वजह से क्या हो गया, नेगेटिव यहाँ पर, कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। आई हैव टोल्ड यू द पोजीशन अबाउट द पोजीशंस इन द रिएक्शन मैकेनिज्म एज वेल। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पोजीशन क्या हो गया, हमारा ऑर्थो पोजीशन हो गया। ये वाला क्या बोलते हैं, ऑर्थो। ये वाला पोजीशन क्या बोलते हैं, मेटा। और ये वाला पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, पैरा।
ठीक है, ये वाला पारा हो गया, ये वाला मेटा हो गया, ये वाला हमारा ऑर्थो हो गया। ठीक है, तो देखिए जब प्लस एम ग्रुप कनेक्टेड है किस पर, प्लस एम ग्रुप कनेक्टेड है किस पर, हमारा बेंजीन रिंग पर, तो वो क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, राइट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो देखिए क्यों बोल रहा हूँ मैं, निगेटिव देखिए कहाँ पर है, ऑर्थो पर है, और कहाँ पर है, पारा पर है। तो एक्टिवेट करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को देना, तो इलेक्ट्रॉन दोगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा। तो कहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, ऑर्थो और पारा पर हो रहा है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब कभी भी बेंजीन पर कोई ग्रुप कनेक्टेड हो प्लस एम या माइनस एम, तो वही डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ अटैक कराना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा कि इलेक्ट्रोफाइल का कहाँ अटैक होना है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि बेंजीन रिंग पर कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, प्लस एम है कि माइनस एम है। अगर प्लस एम होगा तो कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पारा पर जाएगा, और लेकिन अगर माइनस एम कनेक्टेड हो, यहाँ पर अगर माइनस एम हो जाए तो यहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि वो जो माइनस एम अगर होगा तो माइनस एम क्या हो जाता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप तो यहाँ होगा, इसका मतलब मेटा पोजिशन पर यहाँ आना है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए देखिए, मैं इधर में साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर नेगेटिव था, और यहाँ पर नेगेटिव था, और यहाँ पर नेगेटिव था, ये एक्स था, और यहाँ पर क्या था, डेल्टा पॉजिटिव था, और यहाँ पर डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से था, ये इस तरह से हमारा हो गया, राइट। देखिए सबसे पहले मैं इधर बता दूँ आपको कि ये क्या हमारा प्लस एम है, प्लस एम ग्रुप है। ठीक है, तो प्लस एम ग्रुप होता है तो क्या ऑर्थो पारा पर जाता है, कौन, इलेक्ट्रोफाइल जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये हमारा एक्स क्या होता है, एक्स प्लस एम तो है लेकिन साथ में क्या है, माइनस आई भी है। ठीक है, एक्स क्या है, प्लस एम है, प्लस एम के होने की वजह होता तो प्लस एम तो है ही, और साथ में माइनस आई भी है। लेकिन जब माइनस आई एक्टिवेट होता है, जब माइनस आई एक्टिवेट होता है, तो माइनस आई एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ और यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। देखिए मैं यहाँ थोड़ा समझा दूँ आपको अच्छे से इस चीज़ को। प्लस एम है, साथ में ये माइनस आई है। ठीक है, देखिए ध्यान से, जब प्लस एम एक्टिवेट होगा तो यहाँ और यहाँ और यहाँ तीनों ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या होगा, अर्थात ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर उसका नेगेटिव चार्ज का अपीयरेंस होगा। ओके, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज का अपीयरेंस होगा। लेकिन जब माइनस आई एक्टिवेट होगा, जब माइनस आई एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा। पुल मतलब क्या कि अपने ऊपर की ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर खींचेगा, मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कहाँ से खींचेगा, यहाँ से खींचेगा और यहाँ से खींचेगा। और एक बात मैं बता दूं आपको कि जो केवल 12th पढ़ रहे हैं शायद उनके लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट्स। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज़्यादा दूर नेगेटिव होगा उसको इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, जो नज़दीक है वो ज़्यादा खींचेगा। देखिए यहाँ से ये जो एक्स है, ये दोनों अपन अपना क्या है, सबसे नियरेस्ट होगा, इस आई के लिए नियरेस्ट होगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ज़्यादा खिंचाएगा, और यहाँ का कम खिंचाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और यहाँ का हो जाएगा मोर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ वाला जो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए सपोज यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर रहा है, तो इसका ये प्लस एम है और साथ में माइनस आई है, तो इसका क्या दो प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा। एक वाला यहाँ पर, जब यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये ई बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा ई। ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर बोलेंगे। ठीक है, ये माइनर और ये हमारा मेजर।
क्यों इसको मेजर बोला हमने? क्योंकि यहाँ पर मोर नेगेटिव है, और मोर नेगेटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल का क्या ज़रूरत है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो कहाँ जाना चाहेगा? जहाँ पर ज़्यादा क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। ऑब्वियसली देखिए पारा पोजीशन पर ज़्यादा नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि इससे दूर है, ठीक है ना, इससे दूर होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहीं पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का वहाँ पर जाना जरूरी है, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल सके। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने सारा कुछ खत्म कर लिया इसको, अब मेन जो बेसिक चीज़ें था इसका हमने खत्म कर लिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। अब हम सबसे पहले पहला जो रिएक्शन था हमारा, पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन था हमारा हेलोजिनेशंस, ठीक है, हेलोरेंस का पहला था हेलोजिनेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए हेलोजिनेशन की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला था हमारा हेलोजिनेशंस। ये हमारा X की जगह पर क्या लेंगे हम? Cl ले लेते हैं। ये भी तो हमारा हेलोएरिन सी है, और यहाँ पर रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ में? आपको Cl चाहिए ना, तो Cl2 मान लीजिए, और यहाँ पर हमने डाल दिया AlCl3 एनहाइड्रस, ठीक है, AlCl3 एनहाइड्रस। तो आपको पता है ये क्या करता है आपको? Cl2 प्लस AlCl3 क्या बनाता है? Cl प्लस बनाता है। आपको तो पहले से हमने बता रखा है इसके बारे में। Cl2 प्लस AlCl3 क्या बनाता है? आपका Cl प्लस प्रोवाइड करता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आपको मिल चुका है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा आपको? या तो यहाँ अटैक करेगा, या फिर यहाँ अटैक करेगा। आपको अभी जस्ट मैंने बताया था, ये हमारा क्या है? प्लस एम और माइनस आई है। तो जब प्लस एम और माइनस आई हो, तो वहाँ पर क्या जो मेजर ग्रुप क्या होता है हमारा? प्लस एम होता है, मतलब डोमिनेंसी की बात करते हैं। तो जब प्लस एम और माइनस आई हो, तो डोमिनेंसी किसको देते हैं हम लोग? डोमिनेंट कर जाता है मेजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मेजोमेरिक ज़्यादा हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट डिसाइड होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा और यहाँ आएगा, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया? दो प्रोडक्ट बनेगा। कहाँ सॉरी Cl होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर Cl कहाँ जाएगा? ये Cl प्लस कहाँ जाएगा? यहाँ अटैक करेगा और यहाँ अटैक करेगा। तो हमारा दो प्रोडक्ट बनेगा। पहला प्रोडक्ट ये बन गया, दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट, और ये हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ओके, इस तरह से हमारा क्या हुआ? हेलोजन खत्म होता है। हेलोजनेशन पार्ट हमारा खत्म हुआ। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर? दूसरा वाला हमारा पार्ट था क्या? नाइट्रेशन था, ठीक है। तो नाइट्रेशन देखते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट था हमारा नाइट्रेशन। मतलब नाइट्रेशन में अटैक ऑफ क्या? बेंजीन पर क्या करना है अपने को? क्लोरोबेंजीन पर अटैक करना है NO2 का, NO2 प्लस का। तो NO2 प्लस मिलेगा किससे आपको? कॉन्क H2SO4, अरे यार 4 तो लिखा जा, H2SO4 प्लस HNO3। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से मिलने जा रहा है आपको NO2 प्लस, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आपको क्या मिल गया? NO2 प्लस मिल गया। ये अटैक करेगा यहाँ पर और यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये हमारा माइनस है, प्लस एम है और माइनस आई है। तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा। ये आपका Cl हो गया, यहाँ NO2, और दूसरा हमें क्या मिलेगा? यहाँ NO2 लग जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रेशन मतलब क्या? NO2 का अटैक ऑन बेंजीन्स। मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में भी समझाया था इसको, ठीक है। और जब मैं आपको समझा रहा था किस समय एलिमिनेशन रिएक्शन पे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझा रहा था रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो वहाँ भी इसके बारे में हमने चर्चा किया था, ठीक है। और एक बार और चर्चा किया था हमने कहाँ पर? मेजोमेरिक में भी अपने चर्चा किया था इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हमारा होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ऑर्थो प्रोडक्ट है। ऑर्थो वाला माइनर होता है, और पारा वाला क्या होता है? मेजर होता है,
राइट। तो इस तरह से हमने क्या किया, नाइट्रेशन को भी खत्म कर लिया। अब फटाक से हम क्या करते हैं, सल्फोनेशन की बात कर लेते हैं। तो सल्फोनेशन क्या हो जाएगा हमारा, सल्फोनेशन, सॉरी लेट मी राइट फर्स्ट सल्फोनेशन। सल्फोनेशन इज थर्ड पार्ट। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या होगा कि क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया यहाँ पर, ओके, क्लोरोबेंजीन ले लिया और उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर सल्फोन, पहले तो हमें आएगा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आएगा वो देखिए। पहले हमने यहाँ पर कॉन्क H2SO4 ले लिया और हीट कर दिया, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, SO3 प्लस मिलेगा, ठीक है, SO3 प्लस। और बट अटैक जो होगा आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से SO3H पर H का अटैक, SO3H का अटैक होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा आपका पारा वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये बन जाएगा SO3H। दिस वन इज मेजर और दिस वन इज माइनर। तो सल्फोनेशन में क्या दिखा आपको, SO3H का अपीयरेंस और यहाँ भी SO3H का अपीयरेंस, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या जाना चाहिए, SO3H का अटैक होना चाहिए, ठीक है। मतलब अटैक ऑफ SO3H ऑन बेंजीन इज कॉल्ड सल्फोनेशन। नाइट्रेशन का क्या हुआ कि NO2 प्लस का अटैक ऑन बेंजीन इज कॉल्ड नाइट्रेशंस। हेलोजिनेशन का क्या देखा आपने, हेलोजन का अटैक ऑन बेंजीन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। तो कहीं ना कहीं आपको क्या दिख रहा है, जिस चीज़ का आप अटैक कर रहे हो वही उसका क्या हो रहा है, उसका नाम आ रहा है। हेलोजन का अटैक क्या, हेलोजिनेशन। नाइट्रोजन का अटैक क्या, नाइट्रेशन। सल्फर का अटैक करवाया तो क्या, सल्फोनेशंस। अब हम बात कर रहे हैं तीसरा और सबसे लास्ट, तीसरा हमारा क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो पार्ट हमने बताया था आपको। तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन का सबसे पहला हम बात करते हैं फ्राइडल क्राफ्ट में, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात करेंगे हम, ठीक है। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होता है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन आपका मैंने बताया होगा रिएक्शन मैकेनिज्म में कि यहाँ पर क्या है, हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने और साथ में ले लिया यहाँ पर CH3Cl और यहाँ पर हमने ले लिया AlCl3, क्या ले लिया हमने, एनहाइड्रस कंडीशंस, राइट। दिस वन इज एनहाइड्रस कंडीशन। ये क्या करेगा आपको, यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ पर प्लस मिलेगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल आपको मिल गया, ये सीधा इस पर अटैक करेगा और क्या बना देगा ये CH3 ऑर्थो प्रोडक्ट, बिकॉज दिस वन इज प्लस M और माइनस I, राइट। ये यहाँ से अटैक किया, अब क्या बना देगा, दूसरा प्रोडक्ट भी बन जाएगा हमारे, ऑर्थो और पारा बन जाएगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पर, एक चीज़ का क्या ध्यान रखना कि अगर ये क्या हो जाएगा, एक से लेकर के ज़्यादा अगर नंबर ऑफ एक से ज़्यादा कार्बन हो जाए तो वो क्या करेगा, रीअरेंजमेंट होने का पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, ओके। तो इस बात का ध्यान, चलिए मैं बता भी देता हूँ, एक घबराने की बात नहीं। मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन ऐसा होकर के कुछ ऐसा हो जाए, यहाँ पर आ जाए Cl हो जाए, AlCl3 हो जाए, ठीक है। तो देखिए ये क्या करेगा, इसको यहाँ से ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा, पहला वाला जो प्रोडक्ट है यहाँ पर अटैक कर जाएगा, पहला वाला प्रोडक्ट यहाँ पर अटैक कर जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला प्रोडक्ट जो है कार्बोकैटायन बनकर आपको अटैक करेगा, ठीक है। मतलब आपको टोटल प्रोडक्ट कितने मिलने वाले हैं, 4 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। यहाँ से कितने प्रोडक्ट मिलने वाले हैं आपको, 4 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। एक प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट मिलेगा जो यहाँ से अटैक करेगा पहले कार्बन के रूप में, यहाँ से जब अटैक करेगा, जब ये अटैक करेगा इस पर तो ऑर्थो और पारा पे, तो ये दोनों ही अटैक करेगा ना। तो ऑर्थो और पारा का मतलब 2 प्रोडक्ट मिलने वाला, इस कार्बन को जब अटैक करेगा ऑर्थो पारा से मिलेगा, और एक और 2 प्रोडक्ट मिलेगा जब कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा। समझ आ रही बात है, कार्बोकैटायन जब रीअरेंज होगा मतलब ये ऑर्थो पर जाएगा और ये पैरा पर जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, मतलब बहुत लंबा और पेचीदा, बहुत वाहियात सा हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस आपको क्या मिलेंगे, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। बट ध्यान रखिएगा कि हमें जब भी मेजर प्रोडक्ट होगा यहाँ पे कार्बोकैटायन 2 डिग्री वाला, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली मेजर प्रोडक्ट ही बना देता हूँ आपको। तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए,
ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट कीजिएगा मेजर प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट दूसरा, और यहाँ वाला मतलब 2 डिग्री की बात कर रहा हूँ, 2 डिग्री वाला यहाँ पर आएगा, 2 डिग्री वाला यहाँ पर आएगा, 1 डिग्री वाला यहाँ पर आएगा, 1 डिग्री वाला यहाँ पर आएगा। मतलब आपको 4 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो 4 प्रोडक्ट आपको कैसे मिलेंगे वो देखिए, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब ये 4 प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे वो देखिए। देखिए जब आपने यहाँ से इसको ब्रेक किया, जब ब्रेक किया तो आपने क्या मिला होगा, सबसे पहला प्रोडक्ट जो मिलेगा आपको, सबसे पहला प्रोडक्ट के रूप में आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह से CH2 CH2 CH3, ये वाला पार्ट होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा। तो 1 2 3 3 हो गया, पहला ऑर्थो पर, ये ऑर्थो पर गया, और इसका पारा पर जाएगा Cl CH2 CH2 एंड CH3, और ये क्या हो गया हमारा पारा पर। इन दोनों प्रोडक्ट की बात किया जाए, केस 1 और केस 2 की बात, ये दोनों को प्रोडक्ट की बात किया जाए तो दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अमंग ऑल द 4 पीपल्स, आई मीन ऑल 4 प्रोडक्ट की बात किया जाए तो आने वाला कल जो हमारा, वो हमारा क्या होगा, मेजर हो सकता है। लेट मी चेक फर्स्ट। देखिए जब आप रीअरेंज करेंगे, आप रीअरेंज करने के बाद क्या करेंगे आप, CH3CH एंड दिस इज CH3, दिस वन इज प्लस चार्ज। तो ये हमारा क्या होगा, 2 डिग्री हो गया ना। तो ये 2 डिग्री अटैक करेगा कहाँ पर, 2 डिग्री अटैक करेगा इस पर, और 2 डिग्री करेगा इस पर। मतलब आपको प्रोडक्ट कितने बन गए यहाँ पर, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, नीचे बना, ये वाला जो अटैक है, ये वाला जो अटैक है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, इस लोकेशन पर। Cl हो गया यहाँ पर CH CH3 दूसरा क्या हो गया हमारा, यहाँ पर Cl CH CH3 और ये हमारा CH3, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो माइनर हो जाएगा, ये वाला मेजर हो जाएगा। लेकिन सब में अगर बात किया जाए तो इन दोनों में बात किया जाए तो ये हमारा मेजर हो गया, ठीक है, ये हमारा माइनर हो जाएगा, और ये हमारा ये माइनर हो गया, और ये हमारा मेजर हो गया। लेकिन अमंग ऑल 4 प्रोडक्ट की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट हमारा ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा पारा पोजीशन है, और सेकंड थिंग कि ये हमारा क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन से बनने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो कार्बोकैटायंस इन चारों में से अगर देखा जाए तो चारों में से सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे हम, ये हमारा था फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन था, अब हम एसाइलेशन की बात करते हैं। तो देखिए एसाइलेशन क्या होता है, ये तो अल्काइलेशन था, CH3 का अटैक था, अल्काइलेशन था क्योंकि अल्काइल ग्रुप का अटैक था। अब हम फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो एसाइलेशन क्या होता है, Cl मान लीजिए, यहाँ पर Cl ले लिया हमने, और यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड O एंड दिस इज Cl, दिस वन इज AlCl3 एंड हाइड्रस कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद यहाँ पर प्लस आएगा, और ये प्लस सीधा अटैक करेगा इस पर और इस पर, मतलब ऑर्थो पारा पर अटैक करने जा रहा है ये। ऑर्थो पारा पर क्यों करेगा, फिर से मैं बता दूँ, -m प्लस m माइनस m प्लस m और माइनस I। तो ये Cl हो गया, इधर को मिलेगा क्या आपको, डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, प्लस Cl, ये हमारा हो गया डबल बॉन्ड CH3, ओके। तो दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट, मेजर, दिस वन इज माइनर। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, एरोमेटिक रिएक्शन हमारा खत्म होता है, मतलब रिएक्शन ऑफ हेलोरेंस खत्म होता है। अब जो हमारा कुछ पार्ट बच गया है, थोड़ा सा वो बेसिक पार्ट है, मतलब वो थियोरेटिकल पार्ट बचे हुए हैं, जैसे फ्रीऑन क्या होता है, उसके बाद फिर DDT क्या होता है, और उसके बाद फिर आपको क्लोरोफॉर्म के बारे में जानना है हमको, ठीक है। तो ये सब तो 2-3 बातें, 2-4 बातें, 10 बातें बची हुई है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा क्या होता है, ये जो भी बातें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको, इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंट है।
आपको सबसे पहले सेंडमेयर रिएक्शन आपको मैंने बताया था, सेंडमेयर रिएक्शन बहुत अच्छे से तरीके से देखिएगा, सेंडमेयर रिएक्शंस। एंड सेकंड थिंग, जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले सेंडमेयर रिएक्शन की बात कर लेते हैं, वो हमारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें हम लोग, और कहीं ना कहीं ये भी आपका मेंस से भी रिलेटेड है। तो और थ्योरेटिकल की बात की जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि SN-2 था, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। उसके बाद फिर अभी हमने बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है एरोमेटिक के केस में, जो एराइल हैलाइड्स होते हैं, एराइल हैलाइड्स बहुत आसानी से आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। एंड व्हाट वाज द रीजंस, देयर वाज 4 रीजंस। एंड व्हाट वाज द रीजंस, वो 4 रीजंस क्या क्या था हमारा? फर्स्ट वन इज रेजोनेंस, सेकंड पार्ट इज हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड पार्ट इज व्हाट, थर्ड पार्ट इज फिनाइल कैटायन अनस्टेबल, ठीक है। एंड फोर्थ रिपल्सन था। ये 4 रीजंस होते हैं हमारे रिएक्शन नहीं होने का, मतलब वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो 4 कारण हुए। दूसरा हमने क्या था, दूसरा हमने उसके रेमेडीज़ या फिर कह सकते हैं कि उसको सॉल्यूशन हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ा दिया और वो आसानी से क्या हो गया, हमें रिएक्शन मिल गया, ठीक है। तो उसके भी हमने टेम्परेचर और प्रेशर को घटाने के लिए हमने क्या, प्रेशर तो ठीक है, टेम्परेचर को घटाने के लिए हमने क्या किया, टेम्परेचर को घटाने के लिए हमने NO2 जोड़ दिया, ऑर्थो पैरा पे हमने नाइट्रोजन्स को NO2 को जोड़ा, तो हमारा प्रेशर क्या गया और टेम्परेचर क्या हो गया, घट गया, ठीक है। तो इस तरह से आगे देखा। फिर हमने देखा क्या, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक का रिएक्शन देखा, मतलब हेलो एरेंज का रिएक्शन देखा। हेलो एरेंज का रिएक्शन क्या क्या देखा हमने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या देखा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही था, ठीक है, फॉर द केस ऑफ एरोमेटिक केस, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने कितना देखा, 4 रिएक्शन देखा। पहला क्या देखा, हेलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, तीसरा सल्फोनेशन, एंड द फोर्थ वन में क्या था हमारा, 2 पार्ट था, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमारा 2 पार्ट था, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशंस, तो वो भी हमने खत्म कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिएक्शंस पार्ट खत्म होता है किसका, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स पर, ठीक है। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चंस आपको आएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बन जाने चाहिए। अब हम जो पार्ट है वो थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, और थियोरेटिकल पार्ट में क्या होगा, क्लोरोफॉर्म होगा। तो क्लोरोफॉर्म को हम कैसे बनाते हैं, उसका क्लोरोफॉर्म का यूज़ क्या है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फ्रीऑन क्या होता है, DDT क्या है, DDT का यूज़ क्या है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स क्वेश्चंस हैज़ रिमेनिंग। हमारा खास है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म्स, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म्स, फ्रीऑन्स के बारे में लिखा गया है बोर्ड पर, ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म्स, यूज़, इसका क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, कुछ मैंने लिखा है यहाँ पर या कुछ लिखा हुआ है। तो ज़रा देखते हैं। सबसे पहली बात इसका प्रिपरेशन देखते हैं कि वैसे तो प्रिपरेशन हमारे बहुत सारे हैं क्लोरोफॉर्म के, लेकिन मैंने एक यहाँ पर लिख दिया है, बाकी आप कुछ बुक्स वगैरह में ढूंढ लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन नहीं है, उसका यूज़ क्या है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर अगर उसको आप क्लोरोफॉर्म को जनरल स्टेज में या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं या फिर बाहर खुले छोड़ते हैं, तो उसका क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसका इंपॉर्टेंस इस पर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो देखिए इसका प्रिपरेशन में सबसे पहले क्लोरोफॉर्म CCl4 मतलब ये टेट्रा क्लोरो मीथेन है, इसको रिएक्शन कराएंगे 2 हाइड्रोजन से, तो ये क्या बना देगा, क्लोरोफॉर्म प्लस HCl बन जाएगा, ठीक है। तो राइट, तो ये हमें क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 और इसका क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म से ये सारी चीज़ें होते हैं। तो हमें क्लोरोफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या था वो देखिए। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसका यूज़। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जनरल एनेस्थेटिक एंड सर्जरी। देखिए अब जब कभी भी हम लोग सर्जरी करते हैं, तो सर्जरी करने के दौरान क्या होता है, हम बेहोश करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो बेहोश करने के लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कई बार फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि किसी को किडनैप करने के लिए हम क्या करते हैं, रुमाल में हल्का सा उस गैस का ये करते हैं, इस ड्रॉप करते हैं, इसे स्प्रे करते हैं, और उसके बाद फिर जिसको आपको बेहोश करना है आप उसके नाक में लगा देते हैं कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, और वो बेहोश हो जाता है कुछ घंटों के लिए, ठीक है ना। तो इसको क्या है, फॉर बेहोश के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जनरल एनेस्थेटिक मतलब एनेस्थीसिया के केस में भी इसको यूज़ करते हैं, और ताकि वो बेहोश हो जाए। और बेहोश होने के बाद आप क्या करो, उसको आप जो भी आप उसके साथ करना है, मतलब जो भी ऑपरेशन, जो भी कुछ नहीं, मतलब उसके साथ ऑपरेशन जो भी करना है आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो उसको कोई भी पेन नहीं होगा, क्योंकि उसका वो होश में रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो फॉर सर्जरी केसेस में आपको इसको यूज़ करते हैं हम लोग।
और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन। फ्रीऑन क्या होता है वहाँ पर मैंने बताया है। प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22 को बनाने में हम क्लोरोफॉर्म का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का और भी कई सारे इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा आगे। अभी फ़िलहाल मैंने 2 बता दिया आपको। और देखिए क्लोरोफॉर्म को रखने के लिए हम एक किसी डार्क बॉटल का यूज़ करते हैं, ठीक है। डार्क बॉटल को इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि लाइट्स और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या करता है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको हम किस में स्टोर करते हैं, एक ब्लैक बोतल का इस्तेमाल करते हैं। हम ब्लैक बोतल इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर हम ब्लैक बोतल इस्तेमाल नहीं करते तो उसमें लाइट का प्रेजेंस जाएगा और लाइट जाने की वजह से हीट जाएगा, ठीक है। और फिर उसमें अगर ऑक्सीजन जाता है तो क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन और लाइट जाने की वजह से क्या होगा, ये हमारा क्या करेगा, यह क्लोरोफॉर्म प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या कर देता है, COCl2 कार्बोनिल डाइक्लोराइड बना देता है। और ये क्या होता है, हमारा फोस्जीन गैस होता है, ठीक है ना। ये फोस्जीन गैस कैसा होता है, पॉइजनस गैस होता है। प्लीज़ कीप इन माइंड, ये गैस हमारा क्या COCl2 क्या होता है, पॉइजनस गैस होता है। तो क्या मतलब हुआ कि जब कभी भी क्लोरोफॉर्म को हम क्या करते होंगे, जब कभी भी क्लोरोफॉर्म हम क्या करते होंगे, जब रुमाल में रखते हैं तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता होगा, वो फोस्जीन गैस में कन्वर्ट, और वो कैसा होता है, पॉइजनस होता है। अगर हेवी डोज दिया जाए किसी को तो हेवी डोज देने के बाद उसकी जान भी जाने की चांसेस है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कभी किसी को मजाक नहीं करनी चाहिए सब चीज़ों से। अगर मजाक हो गई तो ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा वो, ठीक है। तो थोड़ा संभल के। तो इस ऐसे केसेस में क्या होते हैं कि जब ऑक्सीजन क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, फोस्जीन गैस बनाता है। और फोस्जीन गैस क्या होता है, पॉइजनस गैस होता है, ठीक है। और साथ में HCl भी बनाते हैं, ठीक है ना। तो चूँकि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको स्टोर करने के लिए हमें ब्लैक बॉटल का इसलिए इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि ये कैसा बना देता है, फोस्जीन गैस बना देता है जो पॉइजनस गैस होता है, इसलिए हम इसको ब्लैक बॉटल में स्टोर करते हैं, राइट। एंड सेकेंड थिंग, हम यहाँ पर देखिए फ्रीऑन की बात करेंगे। फ्रीऑन क्या होता है, फ्रीऑन होता है द क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन्स। मतलब मीथेन का क्लोरोफ्लोरो के साथ हमारा रिएक्शन अगर हो जाए तो वो हमारा क्या होता है, फ्रीऑन कहलाता है। मतलब उसका डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन्स एंड इथेन्स आर कॉल्ड फ्रीऑन। मतलब मीथेन के साथ भी क्लोरोफ्लोर का रिएक्शन और ईथेन का भी क्लोरोफ्लोर के साथ रिएक्शन अगर किया जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, उसकी डेरिवेटिव्स की बात करें, उसके डेरिवेटिव्स जो होगा वो हमारा फ्रीऑन्स कहलाएगा। हमने एक फ्रीऑन लिख दिया, ईथेन का भी होता है, ईथेन भी आप लिख लेंगे। तो CF2Cl2 को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए मीथेन लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन भी पॉसिबल है, 2 कार्बन वाला भी संभव है, आप देख लीजिएगा उसको। उसके बाद फिर इसका प्रिपरेशन मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसको, 3 moles ऑफ CCl4 प्लस SbF3 और इन प्रेजेंस ऑफ SbCl5 हीट करेगा तो आपको मिल जाएगा CCl2F2। दिस इज दिस वन, राइट। आपको यहाँ पर उसके बाद SbCl3। तो ये आपको प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका फ्रीऑन क्या आता है ये कभी पूछ देते हैं जनरली, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं DDT पे। DDT क्या होता है हमारा, ठीक है। तो DDT क्या होता है, तो DDT बेसिकली हमारा क्या है, DDT हमारा बेसिकली कि पेस्टिसाइड्स है। तो पेस्टिसाइड मतलब कीड़े मकोड़े को मारने के लिए एक तरह से क्या है, दवाई बोल सकते हैं इसको हम। तो DDT हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ, खेतों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं इसको कीड़े मकोड़े को मारने के लिए। तो इसका पूरा नाम क्या है वो देखते हैं। देखिए DDT तो देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पारा दो हमारा पारा है, क्या बोल सकते हैं इसको, पारा
पारा डाइक्लोरो डाइफिनाइल, इसका नाम क्या होगा, पारा PP डाइक्लोरो डाइफिनाइल। उसके बाद फिर हमारा हो जाएगा ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ये हमारा IUPAC नेम होता है DDT का। ठीक है, ये हमारा DDT का क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। एंड व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ पेस्टिसाइड्स। ये हमारा क्या होता है, पेस्टिसाइड्स होता है। ये इसको हम क्या करते हैं, इसको हम वहाँ पर कीड़े मकोड़े को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ये सारे ये DDT का स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है DDT। तो इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। थ्योरेटिक पार्ट, जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं हमने ऑलमोस्ट आपको कवर कर दिए हैं इसमें। और जो कुछ बचे कुछ हैं, मतलब सवाल इससे रिलेटेड है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, इस पर सवाल की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे हमारे, उसमें काफ़ी सवाल, इतने इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उसमें सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास कुछ खास क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस पे आपका स्ट्रक्चर कई बार पूछा गया है। स्ट्रक्चर डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ DDT। तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, तो चलिए, सॉरी गाइज, दिस इज़ नॉट पेस्टिसाइड, दिस इज़ इंसेक्टिसाइड्स। ये हमारा क्या है, इंसेक्टिसाइड्स है। इंसेक्ट्स, चूँकि कीड़े मकोड़े की हम बात कर रहे थे, उसमें कीड़े मकोड़े को मारने की बात कर रहे थे, तो मतलब कीड़े मकोड़े को मारने के तो वो इंसेक्ट्स होता है, नॉट पेस्टिसाइड्स। ये हमारा इंसेक्ट्स है, इंसेक्टिसाइड्स है। तो थोड़ा मिस्टेक हो गया उसमें, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि ये हमारा क्या है, DDT हमारा इंसेक्टिसाइड्स है। फर्स्ट क्लोरिनेटेड हमारा क्या है, इंसेक्टिसाइड्स है, जो हम इस्तेमाल करते हैं खेतों वगैरह में कीड़े मकोड़े मारने के लिए, राइट। दिस इज़ नॉट पेस्टिसाइड्स, दिस इज इंसेक्टिसाइड्स। ये हमने लिख रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने लिखा है इंसेक्टिसाइड्स। ओके।